हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिंगल हाथ से ताली बजाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड कर लेते हैं। यानी हम अपने से सोचते हैं और अपने पे ही ख़त्म करते हैं। हम बहुत गिला करते हैं कि लोग हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि लोग आपके बारे में नेगेटिव क्यों सोचते हैं। हम अपनी नाकामियों का मलबा दूसरों पे डालकर खुद को सुकून देना चाहते हैं, खुद को मुतमईन करना चाहते हैं, खुद को बचाना चाहते हैं, ताकि ये ब्लेम मुझ पर ना आए कि मैं अपनी नाकामी का जिम्मेदार हूँ। डायरेक्शन के साथ, क्लैरिटी के साथ और स्ट्रेटजी के साथ अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। देखें, बुनियादी तौर पे ना हम सब लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं मुझ समेत, हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना चाहते हैं, या अगर मैं लफ्ज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना कहूँ, कुछ इस अंदाज से परफॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे लिए कामयाबी के जो रास्ते हैं ना वो निकलने शुरू हो जाए। ठीक है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, और चाहे वो हमारी एजुकेशनल लाइफ हो, और चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। हम कोशिश करते हैं कि अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस क्रिएट करें। यानी जब मैं अंदर एंटर होता हूँ किसी महफ़िल में, तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मुझे ज़्यादा स्पेस मिले, लोग मुझे ज़्यादा अहमियत दें, लोग मेरी बात को ज़्यादा सुनें, लोग मेरी तरफ ज़्यादा तवज्जो करने की कोशिश करें। ये एक इंसानी फितरत है। जब हम हजूम में आते हैं, लोगों में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, क्राउड में आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसमें ज़्यादा अपने आप को मनवा सकें या हमें ज़्यादा स्पेस मिल सके। एक तरीका तो ये होता है। एक तरीका ये होता है कि हम किसी भी जगह पे जाएं तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलें। मुझे नहीं फ़िक्र कि ज़ैद को कितनी मिल रही हैं, बकर को कितनी मिल रही हैं, आयशा को कितनी मिल रही हैं, सदफ़ को कितनी मिल रही हैं, फ़लाँ को कितनी मिल रही हैं। मैं अपने आप को रिलेट करता हूँ कि मुझे यहाँ से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करनी है। ठीक है। तीसरी मेरी कोशिश होती है कि जब मैं आता हूँ ग्रुप में, तो मैं अपना इमेज जो है वो अच्छा इमेज बिल्ड करूँ, लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग मेरे साथ खड़े होने में प्राउड फील करें, लोग मुझसे बात करने में प्राउड फील करें, लोग मुझसे बात करना चाहते हों। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। और मेरी कोशिश होती है कि लोग मेरी तारीफ़ करें। अब ये बुरी बातें नहीं है, ये ह्यूमन फिनोमेना है, इंसानी फितरत के कुछ तकाज़े हैं जो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़े होते हैं। जैसे हम तैयार होते हैं ना, तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार होने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि कोई हमारी तारीफ़ भी करे। लेकिन अगर आप तैयार होने के बाद कोई आपकी तारीफ़ ना करे तो आपको बड़ी कोफ्त होती है। आपको लगता है कि शायद कोई कमी रह गई है, या ये कि ये मुझसे जेलस हो रहे हैं, ये मुझसे राज़ी नहीं है, खुश नहीं है, इसलिए मेरी तारीफ़ नहीं कर रहे, हालांकि मेरी तारीफ़ करनी चाहिए थी। इसी तरीके से अगर मैं अच्छा बोल रहा हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि लोग मेरी तारीफ़ करें। अगर मैं अच्छा लिख रहा हूँ तो लोग मेरी तारीफ़ करें कि मैं अच्छा लिखता हूँ। मैं अच्छा पढ़ता हूँ तो हम चाहते हैं कि हमारे असातिज़ा, हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त, हमारा ख़ानदान हमें तारीफ़ करें। ये इंसानी फितरत के तकाज़े हैं। लेकिन उन तकाज़ों को पूरा करने के लिए हमें भी कुछ करके दिखाना है, हमें भी अपने आप को पॉलिश करना है, हमें भी कुछ अपने आप को इस अंदाज से आगे लेके चलना है कि वो सिर्फ मुझे ना लगे कि मैं अच्छा हूँ, वो दूसरों को भी लगे कि मैं अच्छा हूँ। मुझे ये एहसास ना हो कि मैं पढ़ाकू हूँ, दूसरे को भी ये एहसास हो कि ये पढ़ा लिखा है। मुझे ये एहसास ना हो कि मैं खूबसूरत हूँ, दूसरों को भी एहसास होना चाहिए कि मैं खूबसूरत हूँ। तो ये जो वन वे ट्रैफिक है, अगर ये चलती है तो ये इसका नतीजा भी वन वे होता है, और अगर ये टू वे ट्रैफिक हो तो इसका नतीजा भी टू वे होता है। सिंपल सी बात है। ताली जैसे कहते हैं, दो हाथ से बजती है। ठीक है, तो बजाने वाले तो उसको सिंगल हाथ से भी कोई फन रखता होगा, ऐसे करके उसको आवाज़ निकाल देगा, लेकिन वो नेचुरली वो बजेगी ऐसे ही, दो हाथों से। तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिंगल हाथ से ताली बजाने की कोशिश करते हैं।
और अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड कर लेते हैं। ये दायरा हमने लगा दिया, अब इसके इर्द गिर्द भी जितने दायरे बनाते हैं ना, ये इसमें भी हम सिर्फ अपने आप को ही सेल्फ सेंटर्ड करते हैं, इसमें भी हमारी जात है। यानी हम अपने से सोचते हैं और अपने पे ही खत्म करते हैं। हम सेल्फ सेंटर से ये जो बाहर के डॉट्स हैं इनके साथ कनेक्ट नहीं होते, और अगर कनेक्ट होते हैं तो ख्वाहिश ये होती है कि ये हमारे कंट्रोल में रहे, हमारी ही बात करें जो हम सुनना चाहते हैं, हमारे जैसे तरीक़ेकार अपनाएं। तो लोगों को लगता ही है कि ये हमें अपनी तरह बनाना चाहता है या चाहती है, हमारी बात नहीं सुनता या सुनती, अपनी तारीफ तो करवाना चाहता है लेकिन मेरी तारीफ नहीं करता, अपने लिए तो स्पेस मांग रहा है लेकिन मुझे स्पेस नहीं दे रहा, मुझसे तो ये तवक्को करता है कि मैं उसके साथ खड़ा हूं लेकिन खुद मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। तो अमूमी तौर पे हम कहते हैं कि ये लोग जो हैं बड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने हर काम में अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको लेट डाउन करके भी, आपको नीचे गिरा कर भी, आपको पीछे छोड़ के भी अगर मेरा फ़ायदा होता है तो मुझे उसमें कोई मज़ाक़ नहीं। मैं बड़े स्मार्टली, बड़ी खूबसूरती से, बड़े तरीके से आपको ट्रैप कर लूँगा और आपको इस्तेमाल कर लूँगा अपने सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के तहत। हो सकता है कि आप इसमें से वक्ती तौर पे कुछ कामयाबियां हासिल कर लें, लेकिन आगे जाकर आप यहां पर एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे। यहां पे एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। मैं जाके बताऊंगा देखो यार, इस बंदे ने मुझे जो है ना इस तरह से किया है, बड़ा लेट डाउन किया है। मैं आप तक बताऊंगा, आप तक भी पहुंचेगी बात, आप भी कॉन्शियस हो सकते हैं, दूसरा भी कॉन्शियस हो सकता है। अब ये बात प्रोपेगेट हो रही है, फैल रही है। जब वो फैल रही है तो आप एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो सेल्फ सेंटर्ड आदमी बहुत लंबे अरसे तक अपने आप को बचा नहीं सकता, याद रखिएगा। किसी ना किसी खास स्टेज के ऊपर उसने अपने आप को एक्सपोज करना है, और जब वो एक्सपोज हो जाएगा तो फिर आपका और उसके दरमियान एक डिस्टेंस आ जाएगा और आप उसके बारे में वो राय नहीं रखेंगे जो पहले से आपने एक राय बनाई हुई थी। हम बहुत गिला करते हैं कि लोग हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि लोग आपके बारे में नेगेटिव क्यों सोचते हैं। इस पे हमारा जोर नहीं है, हमारा जोर इस पे है कि लोग हमें नेगेटिव सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि हम में क्या ऐसी बात है जो पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करती है। हमारे बेशुमार एटीट्यूड हो सकते हैं, हमारे बिहेवियर हो सकते हैं, हमारी नॉलेज हो सकती है, हमारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, हमारी स्किल हो सकती है, हमारा कोई भी अंदाज़ हो सकता है, लेकिन हम अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करते। और ये पूरी सोसाइटी का प्रॉब्लम है, हमारा आपका सिर्फ अकेले का प्रॉब्लम नहीं है। हम अपनी नाकामियों का मलबा दूसरों पे डालकर खुद को सुकून देना चाहते हैं, खुद को मुतमईन करना चाहते हैं, खुद को बचाना चाहते हैं, ताकि ये ब्लेम मुझ पर ना आए कि मैं अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार हूँ। मेरी नाकामी के ज़िम्मेदार मेरे पेरेंट्स होंगे, मेरी नाकामी के ज़िम्मेदार मेरे बड़े भाई बड़ी बहनें होंगी, मेरी नाकामी के ज़िम्मेदार मेरे उस्ताद होंगे, मेरी नाकामी की ज़िम्मेदार मेरी हुकूमत होगी, मेरी नाकामी के ज़िम्मेदार माशरा होगा, मेरी ज़िम्मेदारी के नाकामी की ज़िम्मेदार रियासत होगी। खुद कुछ नहीं है। आप अक्सर लोगों से नाकामी का तज्जिया करें कि आप पीछे क्यों रह गए, तो उनके पास यही ब्लेम गेम होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारी कौमी सियासत में होता है कि जी हम तो अच्छा करना चाहते थे लेकिन पिछले वाले जो है ना बड़ा ख़राब करके गए हैं। भाई पिछले वाले ख़राब कर गए तो भी तो आप आए ना, अब आप क्यों नहीं अच्छा कर पा रहे? ये सवाल तो करना चाहिए ना, लेकिन नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि ब्लेम गेम में चले जाते हैं। मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो आप लोग हैं नौजवान, अभी उम्रें आपके पास हैं काफ़ी, और काफ़ी लंबा टाइम है अपने कैरियर को बनाने के लिए और अपने आप को खड़ा करने के लिए,
अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। अभी आपके पास वक्त है। अब इस वक्त के अंदर कैसे हम वक्त को इन्वेस्ट करें। सरमायाकारी कहते हैं ना, एक कारोबार शुरू करते हैं छोटे से ताकि वो बड़ा कारोबार बन जाए। एक बच्चा जो पैदा होता है उसकी इस तरह से परवरिश करते हैं कि ये बड़ा हो जाए। एक पौधा लगाते हैं छोटा सा तो वो बड़ा हो जाए। तो कोई भी चीज़ जब आप स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करते हैं ना। क्लास 1 में, प्रेप में, नर्सरी में दाखिला लेते हैं ना बच्चा, पहले दिन तो नहीं वो मैट्रिक करता। ये तो एक प्रोसेस होता है आगे बढ़ने का। और हम भूल जाते हैं कि जो प्रोसेस है वो डिटरमिन करता है आपकी कामयाबी को या आपकी नाकामी को। ठीक है, प्रोसेस है। मिसाल के तौर पे ये आप है, ये आपका टारगेट है। ये आपके टारगेट्स या टारगेट्स हैं, एक या एक से ज्यादा। अब इस टारगेट्स को अचीव करना है आपने, यहां पे अचीवमेंट में तब्दील करना है। ठीक है, ये टारगेट है और वो क्या है, अचीवमेंट। इसके दरमियान क्या है, इसके दरमियान यहां पर है प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में आपकी, एक सेकेंड, आपकी डायरेक्शन है। ये जो टारगेट्स आपने तय किए हैं इसकी कोई डायरेक्शन बनाई होगी। इसका अभी एक लफ्ज किसी ने कहा था, क्या था, क्या, स्ट्रगल। डायरेक्शन के साथ साथ आपकी स्ट्रगल होगी। आपका, एक सेकेंड, आपका रोड मैप होगा, और इसकी बुनियाद पे रिजल्ट होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, ये जो चीज है टारगेट से, ये पर्सन जो है ये टारगेट से अचीवमेंट में जाना चाहता है, तो जंप तो नहीं मारेगा ना, प्रोसेस में जाएगा ना। तो ये प्रोसेस डिटरमिन करेगा ना कि आप कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। और इस प्रोसेस का भी नीचे वाली चीजें जो है वो बताएंगी ना कि आपका प्रोसेस कितना ठीक है और कितना ठीक नहीं है। आप कहते हैं मेरा टारगेट यह है कि मैं एक अच्छी सेहत चाहता हूं। ठीक है, अच्छी सेहत होनी चाहिए मेरी, हर इंसान की ख्वाहिश है फितरी तौर पे। अब उसके लिए आपने अपने प्रोसेस में जाना है। प्रोसेस कहेगा कि जनाब आपको अच्छी नींद आनी चाहिए। प्रोसेस कहेगा कि आपको अच्छा फूड खाना चाहिए। प्रोसेस कहेगा कि आपको टाइमली चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। प्रोसेस कहेगा कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। जंक फूड खा रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि अच्छी सेहत भी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस डिटरमिन करेगा कि आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए या अपने अचीवमेंट को अचीव करने के लिए क्या प्रोसेस इख्तियार करते हैं। तो सारी बेस लाइन क्या है, वो आपका, ये इसको हम एक और भी चीज़ कहते हैं, जिसे कहते हैं ना प्लानिंग का जो प्रोसेस। कैसे प्लान किया कि हमने इस टारगेट को अचीव करना है। असातिज़ा की मदद से, पेरेंट्स की मदद से, बहन भाइयों की मदद से, दोस्तों की मदद से, अपने मदद से कोई चीज़ तैयार की है ना, प्रोसेस में लाए हैं। अब उसको आगे लेके चलना है ना। हम प्रोसेस में जाए बगैर नतीजा चाहते हैं। वो प्रोसेस में जाए बगैर एक नतीजा ये मिल जाता है कि आपके पास डिग्री होती है, इम्तिहान आप पास कर लेते हैं, आपको 200 तरीके आ गए इम्तिहान पास करने के, या 14 दरवाजे आ गए हैं, उसके मुताबिक आप इम्तिहान पास कर लेते हैं। और इम्तिहान पास करने के बाद अब आप आके खड़े हो जाते हैं कि जी रियासत हुकूमत हमें नौकरी दे।
हम आपके प्रोसेस को इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो वहां से हमें रिजल्ट नहीं मिलता। प्रोसेस क्या है, उसमें आपके पास क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम आपको सपोर्ट करें, हम आपको स्पेस दें, हम आपको अपॉर्चुनिटीज़ दें, हम आपको साथ चलें, हम आपके साथ खड़े हों, हम आपके लिए इंक्रीमेंट लाएं, हम आपके लिए इंसेंटिव्स क्रिएट करें। क्या, क्यों? महज डिग्री आपको नहीं बचाएगी। वो जो मैं बार बार कहता हूँ ना, आपकी जो स्किल्स हैं, काम करने के जो सलाहियतें हैं, वो आपको बचाएंगी, वो आपको खड़ा करेंगी। उसकी तरफ हमें जाना है। अच्छा, कुछ लोग जो है प्रोसेस में जाते हैं और जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, फेलियर आ जाता है। डीमोटिवेशन का और फेलियर का एक बुनियादी मसला यह है कि आपने प्रोसेसिंग ठीक नहीं की, डायरेक्शन ठीक नहीं थी आपकी, आपने अपने लिए हदफ ठीक नहीं तय किया। आप आ गए बिला वजह मेडिकल के शोबे में, आपका कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था उस शोबे के साथ, तो आपको आगे से डीमोटिवेशन होगी, आपको फेलियर मिलेगा, आपको नाकामी हो जाएगी। अब जिसने बैठ के यहाँ प्लान किया था उस प्रोसेस को कि आपने मेडिकल के शोबे में जाना है, उसने आपके साथ भी ज्यादती की और आपने अपने साथ भी ज्यादती की, क्योंकि आपने चीज़ ही ठीक नहीं तय की थी, तो उसका रिजल्ट भी वो आ गया। अब हम सब लोग, जितने लोग बैठे हैं, एक हमारा प्रॉब्लम ये आ गया है, हम हर चीज़ को जल्दी जल्दी अचीव करना चाहते हैं। स्पीड है ना, तेज़ी से करना चाहते हैं। मैं आपको कहता हूं कि यार मुझे तो 10 साल लगे इस काम को, आप कहते हैं क्या मजाक कर रहे हैं यार, मैं तो उसको 10 दिन में करूंगा, 10 महीने में करूंगा। तेज़ी तेज़ी दिखाने की कोशिश करते हैं। समटाइम आपकी तेज़ी आपके काम आ जाती है, समटाइम आपको आपकी तेज़ी नीचे गिरा देती है। ठीक है, दोनों सूरतें हो सकती है ना। बाजू का लॉटरी भी निकल आती है, आप तेज़ी से निकल जाते हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने एक ही 2 इम्तिहान इकट्ठे, 2 क्लासें इकट्ठी पास की हैं, मैं जानता हूं, निकल जाते हैं, वो बाज रह जाते हैं पीछे। तो ये एक रहेगा आपके कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अपनी स्पीड को ऐसे नहीं बढ़ाना कि आप गिर जाएं, और फिर गिर के उठना ज़रा मुश्किल काम है। फिर गिर के बंदा या तो गिर जाता है, हिम्मत हार जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, या कुछ ना करने की ठान लेता है। और अगर कोई आपको खड़ा कर दे तो फिर आप फिर भी उसमें से रास्ता निकाल लेते हैं, आइंदा के लिए गिरते नहीं है। तो गिर के उठना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुश्किल भी ज़रूर है। ये मैं आपको बताऊँ, आसान नहीं होता। जब आप एक दफ़ा डीमोटिवेट हो जाए तो दोबारा उसको मोटिवेट करने में टाइम लगता है, आसान काम नहीं होता। कोई हो कुछ समथिंग स्पेशल जो आपको आके मोटिवेट करे और खड़ा कर दे। तो ये चीज़ हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। हम सब जो कुछ प्लान कर रहे हैं अपनी ज़िंदगियों में, चाहे वो हमारी निजी मामलात हैं, पर्सनल मामलात हैं, चाहे वो आपके एजुकेशनल से रिलेटेड मामलात हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशनल डेस्टिनेशन के इश्यूज़ हैं, आप कितनी क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ, कितनी क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ, झोल के साथ नहीं, डाउट्स के साथ नहीं, खदशात के साथ नहीं, वहम के साथ नहीं, अनसर्टेनिटी के साथ नहीं, क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ, दिस इज आई विल डू, मैं करूंगा, मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि मैं इसकी तरफ जाना चाहता हूं। फिर आप जुट जाए, फिर उस पर लग जाए। और हो सकता है कुछ लोग आपको सपोर्ट ना कर रहे हो और आपको कुछ और जगह पे लेके जाना चाहते हो, लेकिन जो अंदर से आवाज़ आ रही है, अगर उस पर अगर आप अपना माइंड, क्लैरिटी ऑफ माइंड ले आए और उनको भी कायल कर ले, पेरेंट्स को, तो मसला हल हो सकता है। हमने कई दफ़ा देखा बच्चों ने अपने माँ बाप को मनवा लिया इस बात के ऊपर कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन तरीके से, डंडा उठा के नहीं। मोटिवेशन बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है। बाज़ औक़ात मोटिवेशन आती है वक्ती तौर के ऊपर, और कुछ देर के बाद डीमोटिवेट हो जाता है। अचानक जज्बातियत आई है, थोड़ी देर के बाद ठंडी हो जाती है, इसलिए कि आप उसको डिसिप्लिन में नहीं लेके आए। अब डिसिप्लिन क्या है? प्रोसेस। एक चीज मैंने सोची है ना, उसने मुझे मोटिवेट किया ना, मैं फौरन उसको प्लान करना शुरू कर देता हूं, और जब मैं प्लान करूंगा तो मैं उसका प्रोसेस बनाऊंगा। यहां से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोसेसिंग करूंगा, तो फिर वो मुझे चीज़ें हो जाए। अब जब आप एक दफ़ा मोटिवेशन से प्रोसेसिंग में जाएंगे, या तो शुरू में आपको डीमोटिवेट हो जाएंगे,
तो आप निकल आएंगे बाहर। लेकिन अगर आप चल पड़े ट्रैक के ऊपर तो वो मोटिवेशन जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है इंफॉर्मेशन और नॉलेज हम सब में किसी ना किसी शक्ल में आता है। हमारी रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमें नई मिलती है, नॉलेज भी नया मिलता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता हमारे अंदर रह नहीं जाता। जो चीज़ रह जाती है ना सर, वो बुनियादी तौर पे ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं, ये अभी हमने दो बच्चों को, ये दो लड़कों ने खड़े होकर बताया है, मैंने उनसे पूछा कि भाई बताइए 1.5-2 घंटे के उस सेशन के अंदर बुनियादी बात आपने क्या सीखी। इन्होंने जो बुनियादी बात बताई है ना सर, वो इनको याद रह गई है, वो इनके अंदर ट्रांसफॉर्म हुई है। बात तो मैंने उसमें बहुत सीखी होंगी। अब इन्होंने जो बात बताई है कि मुझे ये समझ आई है, उन्होंने कुछ और बताया होगा, ये कुछ और बताएंगी, वो कुछ और बताएंगी, ये कुछ और बताएंगे। इसका मतलब क्या है, जिसको जो बात ट्रांसफॉर्म हुई है ना, वो उसको याद रह जाती है। जैसे मैं आपसे कहूँ ना, वो फिल्म की कहानी सुनाएं, तो पूरी कहानी आप नहीं सुना सकते फिल्म की, सवाल ही नहीं पैदा होता कि पूरी कहानी सुना दें। आपको याद जो रह जाएगी ना, वही बात याद रहेगी। कोई आपसे पूछेगा उस फिल्म में कितने सॉन्ग्स थे, आप कहते हैं 8, आठों गाने यहाँ पे आके सुनाओ, नहीं, एक गाना याद रह जाएगा जो आप आपके सुनाएंगे। वो आपके अपने अंदर जाके ट्रांसफॉर्म हुआ है, उसने आपको टच किया है, उसकी मेमोरी आपके साथ जुड़ गई है, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसकी मोटिवेशन ने आपको जोड़ा है, तो वो याद रहेगी बात। तो इसलिए जो भी किताब हम पढ़ते हैं उसमें से जो याद रह जाता है वो हमारा मोटिवेशन से डिसिप्लिन है कि हमें उसने अपने अंदर ट्रांसलेट कर लिया। तो ये याद रखिए, अगर आप सिर्फ मोटिवेशन होंगे तो मोटिवेट के बाद फिर डीमोटिवेट भी हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद, वो तो मसला का हल नहीं है ना। तो इसलिए मोटिवेशन को ट्रांसलेट करें किसी चीज़ के साथ, किसी एक्शन के साथ, किसी प्रोसेसिंग के साथ, किसी रोड मैप के साथ, किसी एजेंडे के साथ, किसी टारगेट्स के साथ, किसी अचीवमेंट के साथ, तो फिर तो वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि हम बाज़ औक़ात यहाँ फंस जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर। हम सब, मुझ समेत, हम सब बहुत कुछ प्लान करते हैं, लेकिन अपने अपने प्रोसेस के अंदर हम फंस जाते हैं। अब प्रोसेस से निकलने का, प्रोसेस को अडॉप्ट करने के 2-4 और प्रिंसिपल्स भी हैं। नंबर 1, आप कितने ओपन माइंडेड हैं। ये विंडो दिमाग की जो है उसको खुला रखते हैं, कितनी इजाज़त देते हैं कि नया नॉलेज, नया इल्म, नई बात, नई गुफ्तगू, नए लोग, उनको मैं इनवाइट करूंगा अपने साथ। अगर आप तय कर लें कि आज के बाद मैंने दोस्त नहीं बनाना, तो बहुत अच्छे लोग भी आएंगे आपकी ज़िंदगी में, आप उनको दोस्त नहीं बना सकेंगे क्योंकि आपने अपना विंडो जो है वो बंद किया हुआ है। आप अच्छी से अच्छी किताब भी पढ़ लें, लेकिन आपने अपना विंडो बंद किया, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, वो आपके अंदर उतरेगी नहीं। तो हमेशा से याद रखिए कि अपने आप को, वो जो क्लैरिटी ऑफ माइंड की मैंने बात की थी ना, उस क्लैरिटी ऑफ माइंड के अंदर आपका ओपननेस होना, ओपननेस होना यानी आप अपने आप को खुले दिल दिमाग के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। उसमें आपके कोई बाइसेस नहीं है, उसमें आपकी पसंद और नापसंद नहीं है, उसमें आपकी हेटनेस नहीं है, उसमें आपका कैजुअल एटीट्यूड नहीं है। आप पूरे तरीके से उसको अडॉप्ट करके उसको पिक करते हैं। तो पहला प्रोसेसिंग का कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप एक ओपन माइंड के साथ, क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। दूसरा, स्ट्रगल करना पड़ती है। अब देखिए, मैं और हम में से कोई एक मेरे साथ और आ जाए, हम 2 लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन सर अचीव किसी को एक को हुआ है। मैं कहता हूं यार मैंने भी तो इतनी ही मेहनत की थी ना, मुझे क्यों नहीं मिला ये सब कुछ। वजह क्या थी, क्या वजह होगी आपके ख्याल में? 2 लोगों ने एक जैसी मेहनत की है, नतीजा किसी एक को मिला है, दूसरे को क्यों नहीं मिला? आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? दैट्स बहुत अच्छी बात। इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन हो सकती है, स्ट्रेटेजी हो सकती है, स्मार्ट वर्क हो सकता है। वो जो लफ्ज़ स्मार्ट है ना, एस का स्पेसिफिक, एम का मेजरेबल, आर का रियलिस्टिक, टी का टाइम बाउंड, ठीक है ना, ए का अटेनेबल, ये जो चीज़ें हैं, यानी मेहनत हम दोनों ने की है। मैंने पहुंचना था माल रोड पे, आपने भी पहुंचना था माल रोड पे, हमने दोनों ने जाना था माल रोड पे।
और लेकिन मैंने ऐसा शॉर्टकट मारा है, मुझे रूट्स के ज़्यादा गहराई का पता था और मैं एक आसानी से वहाँ से निकल के वहाँ पहुँच गया हूँ। दूसरा लेट पहुँचा है, मेहनत एक जैसी हुई है लेकिन नतीजा कुछ और है। तो सम टाइम ये याद रखिएगा कि आप मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन वो जो आपने भी बात की ना बेटा, डायरेक्शन के साथ, क्लैरिटी के साथ और स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और ये याद रखिए, ये जामद नहीं होती। हो सकता है आपको दूसरे दिन स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ जाए, हो सकता है जो डायरेक्शन आपने तय की है आज 3 दिन के बाद उसमें वैरायटी लानी पड़ जाए, उसमें चेंज करना पड़ जाए। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है तो आप अपना नया रूट इख्तियार करेंगे। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा कि हम अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलते रहते हैं। अब ये स्ट्रैटेजीज बदलते तब है जब हमारा दिमाग काम करता है। ये अगर काम नहीं करता, अल्लाह वो जिसे कहते हैं कि दौलत शाह के बंदा बन जाता है, वो बस उसी तरह से फिर परफॉर्म करता है। एक लाइन उसको समझाई हुई है, उस लाइन से ना वो इधर होता है ना इधर होता है। उसको अगर वो ट्रैक ठीक मिल जाए तो कामयाब है, ना मिला तो घबरा के बैठ जाता है। लेकिन जो दूसरा है वो उससे निकल के रास्ते बनाता है नए नए। जैसे बारिश हो जाए, एक जगह से पानी बहुत खड़ा हो गया है, तो अब आप क्या करते हैं, क्या करते हैं आप या तो साइड से निकलते हैं या रास्ता बदल लेते हैं, मुतबादल रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, किसी और जगह से निकल जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि इसका कोई दूसरा वे आउट भी है। अच्छा, अगर दूसरा वे आउट ना हो मिसाल के तौर पे, तो आप लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, हम किसी जगह जा रहे हैं ना, अब आगे मुझे रास्ता नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता कि यहां पे हम फंस गए हैं। तो मैं देखता हूं 4 लोग जो है ना वो एक जगह से अंदर एंटर हो गए हैं, मुझे लगता है इनको पता है, तो मैं इनके पीछे लग जाता हूं। समटाइम कामयाब भी हो जाता हूं, समटाइम नाकाम भी हो जाऊंगा, लेकिन मैं फिर फॉलो करूंगा लोगों को। ठीक है ना। आपको बारिश के बारे में हमेशा से एक बात कही जाती है कि अगर आपको खतरा हो ना कि नीचे पानी है, यानी पानी खड़ा हुआ है और पता नहीं आगे सड़क कैसी है कैसी नहीं है, तो किसी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देना, उस गाड़ी से आगे निकलने की कोशिश ना करना। जब आप उसको फॉलो कर रहे हैं ना, अब जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है आपकी गाड़ी भी चलती जा रही है। अगर उसकी चल रही है तो आपकी भी चलेगी। अगर आप आगे चले गए, हो सकता है आप फंस जाएंगे, वो दूसरा वाला बच के निकल जाएगा। तो आप बाजू का फॉलो करते हैं लोगों को। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो फिर आप फॉलो कर लें। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं, नहीं बेटा देखो फैसला तुम्हारा है, फैसला तुमने करना है। अब आपको फैसला करना नहीं आ रहा, आप फंस के रह गए, तो फिर मेरी बात मान लें, माँ बाप की बात मान लें, उस्ताद की बात मान लें, दोस्त की बात मान लें। फिर किसी को तो मानना पड़ेगा ना, कोई रास्ता तो निकालना है ना सर। फंस के तो नहीं बैठना, नहीं जी मुझे क्योंकि समझ नहीं आ रहा इसलिए अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर आप किसी का रास्ता के साथ फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। विदाउट फॉलोइंग तो हम आगे कामयाब ही नहीं हो सकते। हम कभी अपने माँ बाप को फॉलो कर रहे होते हैं, कभी अपने बड़े बहन भाइयों को बहनों को फॉलो कर रहे होते हैं, कभी दोस्तों को फॉलो करते हैं, कभी किसी हीरो को फॉलो करते हैं कैसे बनना है। ठीक है ना, वो दुकान पे जाए ना उस बार्बर शॉप पे, तो उसको बताते हैं कि शाहरुख खान की तरह बाल बनाने हैं, फलां की तरह बाल बनाने हैं, हमारे फलां की तरह बाल बनाने, क्योंकि आप फॉलो कर रहे होते हैं। आप कपड़े वाले के पास जाते हैं तो उसको कहते हैं कि इस तरह का डिज़ाइन बनाना है जैसे वो फलां अदाकारा ने पहना था या अदाकार ने पहना था, आप फॉलो करते हैं। तो सोसाइटी में दोनों तरह के लोग मौजूद हैं, वो भी हैं जो फॉलो करते हैं और वो भी हैं जो लीड करते हैं। तो कहीं आप लीड कर रहे हैं, कहीं आप फॉलो कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपके खड़े होकर आपको लेक्चर दे रहा हूँ ना, अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा पता है। हो सकता है मैं किसी वक्त ऑडियंस में बैठा हूँगा किसी और बड़ी महफिल में, वहाँ मेरी हैसियत सुनने वाले की है, बोलने वाले की नहीं है, क्योंकि वहाँ मुझे फॉलो करना है, लीड नहीं करनी। वहाँ मुझे फॉलो करना है। मैं एक और बड़े प्रोफेसर से बातें सुनने आया हूँ, बड़े ट्रेनर से बातें सुनने आया हूँ, तो मैं ऑडियंस में बैठूंगा। हो सकता है आप यहाँ से यहाँ पे बैठे हुए हैं, कल आप यहाँ पे बैठे हो। आज क्लास में आपकी हैसियत सुनने वाले की है, थोड़ी देर के बाद आपको जब डाइस पे बुलाया जाएगा तो आपकी हैसियत बोलने वाले की हो जाएगी। तो ये चेंज होते रहते हैं रोल हमारे। सारी उम्र आप एक जैसे रोल में नहीं रहते, हर जगह आप लीड नहीं करते, हर जगह आप फॉलोवर नहीं होते, कहीं फॉलोइंग करेंगे और कहीं लीड करेंगे। जी बेटा, क्यों, कैसे, मसलन कोई मिसाल बताए ना। अच्छा, अच्छा, वो अब आप आ जाएं। मिसाल के तौर पे पोस्ट एक है, बंदे 2 हैं,
मुझे एक सिलेक्ट करना है, समझ लें आप थोड़ी देर के लिए। मैं कहता हूँ यार दोनों बंदे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, हमें इसमें से किसको चूज करें हमें समझ नहीं आती। मैं ऐसी कई जगह पे जानता हूँ जहाँ पे हम 2 पोस्ट क्रिएट कर देते हैं, हम कहते हैं दूसरे को लूज नहीं करना, हमने दोनों को रखना है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि नहीं रखने हैं एक को हमने, तो हम आपके टैलेंट को देखने की कोशिश करेंगे, जो हमें थोड़ा सा 19-20 में ज़्यादा लगेगा उसको पकड़ लेंगे। बाद वक्त हम आपके टैलेंट की बेसिस पे पकड़ लेंगे, हो सकता है हम आपके एटीट्यूड की बेसिस पे पकड़ लें, आपका रवैया ज़्यादा अच्छा लगा है, बोलने का स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा है, डिसेंसी आपकी ज़्यादा अच्छी लगी है, टैलेंट उसमें ज़्यादा नज़र आ रहा था लेकिन डिसेंसी आप में नज़र आ रही थी, हमें डिसेंसी चाहिए, हम उसमें आपको पिक कर लेंगे। अच्छा, अब आप मिसाल के तौर पे मैंने आपको नहीं रखा, अब यहाँ तो ख़त्म तो नहीं होगी कहानी, आप दूसरी जगह पे जाके दूसरी जगह लीड करेंगे, दूसरी जगह से निकलेंगे तीसरी जगह जाके लीड करेंगे। अगर आपके हिस्से में लीडिंग है तो आपने कहीं ना कहीं जाकर लीड करना ही करना है, अगर आपके हिस्से में फॉलोइंग है तो आपने फॉलोइंग करनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फॉलोइंग से लीडरशिप की तरफ जाना है, और वही मैंने कहा कि सम टाइम आप लीडरशिप से निकल के फॉलोइंग में चले जाते हैं, नया कुछ सीखने के लिए, किसी नए कोर्स में, किसी नई स्किल में, किसी नई इनोवेशन में। मिसाल के तौर पे आप हमारी उम्र के जो लोग हैं 50+ के, हम तो अपने भांजे भतीजों के मोहताज रहते हैं, वो हमें बताते हैं कि डिजिटलाइजेशन कैसे करनी है, कंप्यूटर को कैसे पकड़ना है, फलां को सॉफ्टवेयर को क्या करना है, फलां को क्या करना है। अब वो हमें लीड कर रहे हैं, हम उनके फॉलोवर हैं, कुछ चीज़ों में हम उनको लीड कर रहे हैं, वो हमारे फॉलोवर हैं। तो वो जो मैंने आपको कहा था ना कि समवेयर आई लर्न फ्रॉम यू एंड समवेयर यू लर्न फ्रॉम मी, हम दोनों एक दूसरे के साथ सीखेंगे ना, अपनी अपनी सॉफ्ट स्किल्स में, अपनी अपने नॉलेज में, अपने अपने एटीट्यूड्स में, अपने अपने एक्सपीरियंसेस में, अपने अपने एक्सपोजर में। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो इशू आपने बताया। इशू ये है कि आपने लीड करना है तो उस लीड करने की सलाहियतें आपके पास होनी चाहिए, और अगर वो नहीं है आपके पास तो फिर आपकी हैसियत फॉलो करने वाले की है, फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा कि लीड कैसे करते हैं। तो ये एक चीज़ हमें अपने माइंडसेट में बनानी चाहिए कि अगर हम अपने मामलात को दुरुस्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करें, तो हमारा एटीट्यूड भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए ना। हम पॉलिटिकल साइंस में एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, गैर मामूली हालात। गैर मामूली हालात पाकिस्तान के बारे में कहते हैं हमेशा से कि पाकिस्तान के हालात गैर मामूली होते हैं, कभी मामूल के मुताबिक ये मुल्क नहीं चलता। तो हम कहते हैं गैर मामूली हालात, फिर हम अगला जुमला क्या निकालते हैं, गैर मामूली इक़दामात। जिस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होगी ना, इसी तरह से हमारा एक्शन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन से ठीक नहीं होगा। मैं हमेशा से कहता हूँ कि पाकिस्तान का मसला कैंसर है, इसका इलाज डिस्प्रीन की गोली से नहीं होने वाला। आप 50 दफ़ा डिस्प्रीन की गोली खा लें फिर भी आपको दर्द सर आएगा, क्योंकि आपको अफर्मेटिव एक्शन करना है। अफर्मेटिव एक्शन है सर्जरी करनी है, बड़ा ऑपरेशन करना है, चीज़ें ठीक करनी है। जामियात हैं, यूनिवर्सिटियाँ, अगर इनको आपने कहते हैं, हम ये कहते हैं ना जी यूनिवर्सिटियाँ डिग्रियाँ बांटने की मशीनें रह गई हैं, जुमला कहते हैं ना। हम कहते हैं जी यूनिवर्सिटियों में तहकीक नहीं हो रही, हम कहते हैं यूनिवर्सिटियों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेस हो गई है। ये सारी बातें करते हैं ना, सबको पता है हालात यूनिवर्सिटीज़ के क्या है, एक्शन क्या है, कुछ भी नहीं। अब वो दाखिले पे दाखिले लेते जा रहे हैं, दाखिले पे दाखिले लेते जा रहे हैं, जो इक़दामात करने वो नहीं कर रहे। इसी तरह से हमारी ज़ात जो है, जब हम कहते हैं कि हम गैर मामूली हालात में रह रहे हैं। मसलन मैं आपको गैर मामूली हालात बताता हूँ। पहला ज़माना था, आज से 20 साल पहले बेटा, डिग्रियों की बुनियाद के ऊपर नौकरियाँ मिल जाती थी, कोई बड़ा कंपटीशन नहीं था। मैं आपको बताऊँ, बस आपने BA MA किया हुआ ना तो आपको नौकरी मिल जाती थी। अब कंपटीशन का दौर है, अब डिग्री की मौजूदगी के बावजूद आपको, बल्कि ज़्यादा डिग्रियों के बावजूद, MPhil और PhD करने के बावजूद जॉब नहीं मिल रहा। अब सरकारी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, प्राइवेट सेक्टर श्रिंक हो रहा है, इंडस्ट्रियाँ आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं। तो ये तो गैर मामूली हालात हुए ना आपके लिए। अब इस गैर मामूली हालात में आपको गैर मामूली इक़दाम करने हैं, ऐसे काम सीखने हैं, ऐसी चीज़ें सीखनी है, ऐसा कुछ करके दिखाना है कि आपके लिए कम से कम रोज़गार पैदा हो और आप सस्टेन कर सकें अपने रोज़गार में। यहाँ ऐसा होता है कि लोगों को रोज़गार मिलता है, 6 महीने बाद रोज़गार ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप एक्सपोज हो जाते हैं, उस दफ्तर की ज़रूरत के मुताबिक आप परफॉर्म नहीं कर पाते, तो वो आपको निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि हमें इस वक्त एक गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं,
क्योंकि बड़े चैलेंजेस हैं पर्सनल लाइफ के अंदर, बड़े चैलेंजेस हैं हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, बड़े चैलेंजेस हैं हमारी एजुकेशनल लाइफ में। एजुकेशन साथ बाय साथ एक्सपेंसिव होती जा रही है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ लेस होती जा रही हैं। अब इसमें गैर मामूली इकदाम करें, मल्टीपल काम करने की कोशिश करें, डिपार्टमेंटल स्टोर वाला एटीट्यूड अपनाएं। आपको एक से ज़्यादा काम आने चाहिए, एक से ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड हो, एक से ज़्यादा चीज़ों को लेके आएँ, उसमें पॉलिशिंग ऐसे करें कि आप जैसे ही बाहर निकलें तो लोग आपके लिए तैयार खड़े हों। मैं काबिल आदमी को कैसे रूल आउट करूँगा, मुझे बताएं। अगर किसी को काम आता हो तो मैं क्यों निकालूंगा। हम तो बल्कि कई नौकरों को, मुलाजमों को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि इसको काम आता है, हालांकि इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, बदतमीज़ है, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि यार बंदा बड़ा काम का, क्योंकि अगर ये बाहर निकल गया तो हमारा काम ख़राब हो जाएगा। तो आप उसकी वजह से उसको टॉलरेट करते हैं। तो अपने आप को उस तरह का पॉलिश करें जहां आपको काम आता हो, जहां आप लोगों के लिए रेलिवेंट हो जाएं, जहां आपके पास कोई स्किल हो, जहां आपके पास कोई नॉलेज हो, जहां आपके पास कोई एटीट्यूड और बिहेवियर ऐसा हो कि जिसकी वजह से आप मेरा दिल जीत सके, मैं आपका दिल जीत सकूं। उसी की बुनियाद पे हम करते हैं। मैं आपको कई लोगों को बताता हूं, मैं कहता हूं यार तुम बड़े टैलेंटेड हो और तुम इसी दफ्तर में काम करते हो, नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते। वो कहता है यार देखो बड़े हालात ख़राब है, ऐसे ही है, एक मालिक बहुत अच्छा आदमी है यार, पर दिल नहीं करता इसको छोड़ने का। अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं, लेकिन मालिक का एटीट्यूड ऐसा है कि वो आपको रोक लेता है, आप नहीं छोड़ते, सेक्रीफाइस कर जाते हैं, क्योंकि एटीट्यूड्स की बेसिस के ऊपर तो सारी वॉर है। सारी वॉर ही एटीट्यूड की है। कौन कितना आपके बारे में ख्याल करता है, कौन कितना आपके बारे में सोचता है, कौन कितना आपके लिए कंफर्ट्स पैदा करता है, कौन कितना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, कौन कितना आपके लिए हम्बल है, कौन कितना आपके लिए इमोशनल है, यही चीज़ें मैटर करती हैं सोसाइटी में। तो उसकी बेसिस के ऊपर फिर हम अपने आप को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अब आप जिस भी शोबे में पढ़ रहे हैं और जिस भी शोबे में आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये बहस नहीं है, उस शोबे की फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में कुछ टारगेट्स और कुछ अचीवमेंट और कुछ प्रोसेस आपके पास होना चाहिए, और इन तीनों का लिंक होना चाहिए, इसके लिंकेजेस होने चाहिए। जो टारगेट्स आप बना रहे हैं उसको प्रोसेस में लाएंगे, जो अचीवमेंट आप अज्यूम कर रहे हैं उसको प्रोसेस में लाएंगे, और यहाँ से खुद को लाएंगे, प्रोसेस के अंदर लेके जाएंगे। जाना प्रोसेस के अंदर ही है, जाना उस मशीन के अंदर ही है जहाँ से चीज़ें इस्टेब्लिश होंगी, जहाँ से आपने अपने आप को पॉलिश करना है। महज डिग्री के ऊपर इन्हिसार ना कीजिएगा। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि महज डिग्री के ऊपर ना गुजारा करिए। डिग्री आपको मिल जाएगी, डिग्री से आप कहीं नहीं भागेंगे, डिग्री हम आपको देंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने आप को ऐसे इस्टेब्लिश करना है कि कुछ चीज़ें जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी पूरी होनी चाहिए। वो अगर आप पूरी कर दें तो काफ़ी हद तक आपके मसले जो है ना वो रिजॉल्व हो सकते हैं। और ये सिर्फ ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में, आप अपनी पर्सनल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में चले। आप हमारे सबके पर्सनल प्लान भी तो होते हैं ना लाइफ के। हम गुड्स के चक्कर में, अच्छाई के चक्कर में कई प्लान बनाते हैं अपने लिए, उसको भी इसी प्रोसेस में ले जाएं और इसी प्रोसेस के अंदर जाके सीखने की कोशिश करें। आपके पर्सनल प्लान भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। 100% तो कोई चीज़ रेजोल्यूशन नहीं होती ना, 100% कोई चीज़ ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। आपकी लाइफ के साथ साथ फेलियर चलते हैं, आपकी लाइफ के साथ साथ डिप्रेशन चलता है, आपकी लाइफ के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन चलती है, आपकी लाइफ के साथ साथ कुछ बैड टाइम्स भी आपकी लाइफ के साथ चलते हैं। हर चीज़ अच्छी नहीं होती, और इसी तरह से हर चीज़ बुरी भी नहीं होती, उसके साथ भी कुछ अच्छी चीज़ें जुड़ी होती हैं जिसकी वजह से आप छोड़ रहे होते हैं। तो ये एक साइकिल है। इस साइकिल को जिस तरह से आप प्लान करेंगे लाइफ साइकिल को, उसी तरह से हमको कहते हैं ना, लाइफ कोचिंग में कहते हैं 0 to 5 एक एज साइकिल है, 6 to 10 दूसरी लाइफ साइकिल है, 11 to 15 तीसरी, ये 5 ईयर्स का प्लान है। ये साइकिल होती हैं। आप देखिए कि हर साइकिल के बाद आपका एटीट्यूड बदल जाता है। 5 साल के बाद अब रिव्यू करें ना, आपके एटीट्यूड बदल गए हैं, आपकी शक्ल में थोड़ी तब्दीली आ रही है, आपकी ड्रेसिंग में तब्दीली आ रही है, आपके खाने पीने के स्टाइल में तब्दीली आ रही है, आपके खेलों में तब्दीली आ रही है, आपकी सोशलाइजेशन में तब्दीली आ रही है। लाइफ साइकिल चेंज हो रहा है, जामद नहीं होता। जो काम आप 5 साल की उम्र में करते हैं 15 साल की उम्र में नहीं करते, जो 15 में करते हैं वो 30 में नहीं करते। तो जैसे जैसे हमारी लाइफ साइकिल बदलती है, तो ये जो हमारा टोटल पीरियड है
यानी आप अंदाज़ा लगाएं ना, हम लगाते हैं क्लास 1 से लेके 14 तक, यानी अंदाज़ा लगाइए कि आपकी जो लाइफ साइकिल है, अगर हम एवरेज 5 ईयर से 25 साल तक आए, जो आपकी एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट का पीरियड है, ऐसे मिसाल बता रहा हूँ, 25 तक आ जाए, आपने मास्टर्स वगैरह भी करना है, एमफिल भी करना है, ये जो 5 से 25 साल है, इसका जो साइकिल है, इसके अंदर डाइवर्सिटी नहीं होगी, इसमें वैरायटी नहीं होगी, इसमें कलर डिफरेंट नहीं होंगे, ठीक है, इसमें स्टाइल बदलेंगे नहीं, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? जैसे जैसे इसमें तब्दीली आती है, 5 से 10, 10 से 11, 11 से 15, 15 से 20, इसी तरह से हमारा प्रोफेशनल लाइफ स्टाइल होता है। फिर हम अपने प्रोफेशनल कैरियर में भी जामद नहीं होते। आज हम इस कैरियर में आ गए हैं, इस पोस्ट पे आ गए हैं, तो सारी उम्र हमने इसी पोस्ट पे रहना है। फिर हम अपने आप को और इस्टेब्लिश करते हैं ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए, फिर उसका लाइफ साइकिल्स अपना लेते हैं कि उसके ऊपर जाने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। मैं कई लोगों को जानता हूँ, मैट्रिक से उन्होंने कलर की जॉब शुरू की और उसी डिपार्टमेंट के अंदर फिर वो अफसर भी बन गए, एमए भी कर लिया उन्होंने, वहाँ बैठे बैठे ही एफए भी किया, प्राइवेट बीए भी किया, एमए भी किया। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती थी प्राइवेट एमएस करने की, यानी प्राइवेट बीए, प्राइवेट मैट्रिक, प्राइवेट एमए, प्राइवेट बीए, प्राइवेट एफए। क्यों? बेशुमार लोग नहीं पढ़ सकते थे स्कूल कॉलेजेस में, तो उनको ये रियायत मिलती थी कि वो जनाब अपनी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो है वो वहाँ बैठ के प्राइवेटली एग्ज़ाम दे के भी पास कर सकते हैं। आप देखिए सरकारी डिपार्टमेंट में आपको बेतहाशा लोग मिलेंगे जिन्होंने प्राइवेटली इम्तहानात पास किए, उसी से उनकी इंक्रीमेंट्स हुई हैं, उसी से उनकी प्रमोशंस हुई हैं। एक अपॉर्चुनिटी थी ना, तो उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। अगर वो अपॉर्चुनिटी ना होती तो वो क्लर्क रहते, क्लर्क ही पैदा होते, क्योंकि ऊपर जाने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन में दूसरा फ़र्क आना चाहिए था ना, वो नहीं आ सकता था। अगर वो उनको कहा जाता कि अगर आपने रेगुलर ही पढ़ना है तो वो नहीं पढ़ सकते थे। तो ये मैं आपके सामने कुछ मैंने बातें रखी हैं, कुछ सवालात आपके जहन में हैं तो मुझसे कीजिए कि इस तरह से हम अपने आप को अगर तब्दील करने की कोशिश करें, अपने कैरियर प्लान को, अपने प्रोफेशनल प्लान को, अपने एजुकेशनल प्लान को और अपने पर्सनल प्लान को, तो फिर हम कुछ चीज़ें यहाँ इसके अंदर जोड़ सकते हैं जो हमें आगे लेके जाने में मदद देंगे। जी, इसमें डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई? अच्छा, अब ये बड़ा अच्छा सवाल है कि डायरेक्शन कैसे तय होगी। देखिए, एक तरीकाकार ये है कि डायरेक्शन मैं खुद तय करूँगा, ठीक है, मेरे पास मुझे पता है सब चीज़ों का। एक ये कि मैं डायरेक्शन के अंदर कुछ बुनियादी असूल लेके जाऊंगा, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करूंगा, अपने टीचर से डिस्कस करूंगा, अपने सीनियर से डिस्कस करूंगा, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करूंगा, अपने बहन भाइयों से करूंगा, रिश्तेदारों से करूंगा। यानी मैं डायरेक्शन को हासिल करने के लिए एक बड़ा कंसल्टेशन करता हूँ और लोगों से मशवरा करता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ ये ठीक है या इसमें मुझे क्या चीज़ तब्दील करनी चाहिए ताकि मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को अचीव कर सकूं। तो डायरेक्शन कभी भी एक तरफा नहीं हो सकती। डायरेक्शन के अंदर जितनी आप डाइवर्सिटी पैदा करके उसको गुफ्तगू में ले जाएंगे, कंसल्टेशन में ले जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फीडबैक मिलेगा और आप उसको मज़ीद बेहतर बना लेंगे।